दिल्ली के बीचों बीच बसी इन्फिनिटी टेक्नोलॉजीज की गगनचुंबी बिल्डिंग सुबह की सुनहरी धूप में चमक रही थी। विशाल ग्लास की दीवारों से परावर्तित किरणें पूरे परिसर को एक अलग ही ऊर्जा से भर रही थी। सुबह के 10 बजे का समय था, जब कर्मचारी धीरे धीरे अपने अपने लैपटॉप, फाइलें और कॉफी मग लेकर सीटों पर बैठने लगते हैं। भीतर रिसेप्शन पर हलचल थी। नई नई नियुक्तियां, क्लाइंट मीटिंग्स और प्रोजेक्ट डेडलाइंस का शोर वातावरण में घुला हुआ था। हर कोई तेजी से चलता हुआ, मोबाइल पर नजरें गड़ाए अपने अपने काम में डूबा दिखाई दे रहा था। इसी भीड़ में कॉफी मग हाथ में लिए विनय भी रिसेप्शन से होते हुए अपने केबिन की ओर बढ़ रहा था। विनय मेहता 28 साल का, लंबा कद, गहरे भूरे रंग की शर्ट और ब्लैक ट्राउजर में बेहद पेशेवर लग रहा था। उसके चेहरे पर गंभीरता की एक परत हमेशा रहती, मानो मुस्कुराना उसकी आदत न हो। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और काम के प्रति समर्पण साफ झलकता था। दफ्तर में लोग कहते थे कि विनय एक परफेक्शनिस्ट है। वह न तो अपने काम में और न ही दूसरों के काम में जरा सी भी गलती बर्दाश्त कर सकता। उसकी ये आदत कुछ लोगों को खटकती थी, लेकिन ज्यादातर उसकी ईमानदारी और प्रतिबद्धता की सराहना करते थे। उसी समय लिफ्ट का दरवाजा खुला और बाहर निकली एक लड़की। हल्के पीच रंग का सूट, खुले कंधों तक झूलते बाल और चेहरे पर ताजगी भरी मुस्कान। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और होठों पर शरारती चमक थी। वह थी वर्षा शर्मा। वर्षा आज पहली बार कंपनी में कदम रख रही थी। उम्र लगभग 25 साल, पढ़ाई हाल ही में पूरी की थी और ये उसकी पहली बड़ी नौकरी थी। भीतर आते ही उसने रिसेप्शन पर दस्तक दी और बेहद आत्मीय मुस्कान के साथ बोली, गुड मॉर्निंग, मैं वर्षा शर्मा आज से ज्वाइन कर रही हूँ। उसकी आवाज में इतनी मिठास थी कि रिसेप्शनिस्ट भी मुस्कुराए बिना न रह सकी। कुछ देर बाद टीम की मीटिंग रूम में सभी इकट्ठे थे। मैनेजर ने मुस्कुराते हुए घोषणा की, दोस्तों, आज से हमारे साथ एक नई टीम मेंबर जुड़ रही है। ये है वर्षा शर्मा, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। तालियों की गड़गड़ाहट हुई। वर्षा ने झुककर सबको नमस्ते किया और हल्की मुस्कान के साथ बैठ गई। विनय भी वहीं बैठा था। उसने चुपचाप उसकी ओर देखा। पहली ही नजर में उसे लगा कि वर्षा साधारण नहीं है। उसमें एक अलग ऊर्जा है जो पूरे कमरे को रोशन कर सकती है। लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया, बस सिर झुकाकर लैपटॉप पर टाइपिंग शुरू कर दी। मीटिंग खत्म होने के बाद वर्षा अपने डेस्क पर बैठी। संयोग से उसकी सीट विनय के केबिन के ठीक सामने थी। दोपहर में उसे एक रिपोर्ट तैयार करने का काम दिया गया। वह पूरी लगन से काम कर रही थी, लेकिन थोड़ी गलती हो गई। उसने रिपोर्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में तैयार कर दी, जबकि फॉर्मेट एक्सेल का होना चाहिए था। जब विनय ने चेक किया तो उसने तुरंत नोटिस किया। गंभीर स्वर में बोला, ये क्या है वर्षा? मैंने साफ कहा था कि रिपोर्ट एक्सेल शीट में चाहिए, और आपने इसे वर्ड में क्यों बना दिया? वर्षा ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर आश्चर्य और हल्की नाराजगी दोनों झलक रहे थे। ओह, शायद मैं जल्दी में सुन नहीं पाई। वैसे भी पहला दिन है, थोड़ी सी गलती हो गई तो। विनय ने भौहें चढ़ाकर कहा, पहला दिन हो या आखिरी, काम में लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। वर्षा अब चुप रहने वालों में से नहीं थी। उसने हल्के तंज भरे अंदाज में कहा, तो आप ही करके दिखा दीजिए ना सर, मैं भी सीख जाऊंगी। ये सुनकर पास बैठे कुछ सहकर्मी हंस पड़े। विनय ने एक पल के लिए चुप्पी साध ली। उसे लगा शायद वह जरा ज्यादा सख्ती से बोल गया, लेकिन अंदर ही अंदर उसे वर्षा की निडरता प्रभावित कर गई। अगले कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। छोटी छोटी बातों पर दोनों की नोकझोंक हो जाती। विनय कहता, रिपोर्ट्स का फॉर्मेट एक जैसा होना चाहिए। वर्षा जवाब देती, और मुस्कान का फॉर्मेट, वो भी एक जैसा रखना चाहिए क्या? विनय अक्सर गंभीर हो जाता, लेकिन वर्षा की मासूम शरारतें उसका गुस्सा हल्का कर देती। एक दिन कैफेटेरिया में वर्षा कॉफी लेते हुए बोली, आप हमेशा इतने सीरियस क्यों रहते हैं?
जिंदगी में कभी हंसना हंसाना सीखा है या नहीं? विनय ने चुपचाप उसकी ओर देखा और धीमे से मुस्कुराया। मुस्कुराने का वक्त ही कहाँ मिलता है? यहाँ सब कुछ डेडलाइन से बंधा है। वर्षा ने शरारती लहजे में जवाब दिया। अरे, मुस्कान भी तो एक डेडलाइन है जिसे रोज पूरी करनी चाहिए, वरना जिंदगी पेंडिंग टास्क बन जाएगी। विनय उसकी बात पर हंस पड़ा। ये शायद पहली बार था जब उसने इतने खुले दिल से मुस्कुराया। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब सी खींच महसूस होने लगी। अगर वर्षा कोई नया आइडिया लेकर आती तो सबसे पहले विनय की नजर उसके काम पर होती। अगर विनय देर रात तक काम करता तो वर्षा चुपके से उसके लिए कॉफी छोड़ जाती। दोनों की बहसें अब टीम के लिए मजाक बन चुकी थीं, लेकिन उन्हें पता था कि उन बहसों में कुछ और भी है, एक अनकहा अपनापन, एक छुपा हुआ आकर्षण। वर्षा की हंसी अब विनय के दिन का हिस्सा बन चुकी थी और विनय की गंभीरता अब वर्षा के लिए किसी चुनौती से कम न थी। उसे अच्छा लगता था उसे मुस्कुराने पर मजबूर करना। दफ्तर का माहौल अब बदलने लगा था। पहले जहां टीम में हर कोई विनय को बहुत गंभीर और सख्त मानता था, अब लोग नोटिस करने लगे कि जब भी वर्षा आसपास होती उसके चेहरे पर थोड़ी नरमी आ जाती। वर्षा की आदत थी कि वो हर सुबह अपने डेस्क पर ताजे फूल रखती, कभी गुलाब, कभी गेंदा, कभी छोटे छोटे जंगली फूल। एक दिन विनय ने अनजाने में पूछ लिया, ये रोज रोज फूल क्यों लाती हैं आप? क्या जरूरी है? वर्षा ने आंखें बड़ी करते हुए जवाब दिया, बिल्कुल जरूरी है सर, ये मुझे याद दिलाते हैं कि हर दिन नया है। और हाँ, अगर आपको फूल पसंद नहीं तो मैं आपको नहीं दूंगी। मैंने ऐसा कब कहा कि मुझे पसंद नहीं? विनय बुदबुदाया। वर्षा मुस्कुराई, तो फिर ठीक है, कल से आपकी टेबल पर भी एक फूल मिलेगा। अगले दिन सचमुच विनय की टेबल पर एक छोटा सा गुलाब रखा था। टीम के लोग मुस्कुरा रहे थे, लेकिन विनय ने कुछ नहीं कहा, बस फूल को चुपचाप अपनी डायरी में रख लिया। एक शाम अचानक तेज बारिश होने लगी। दफ्तर का ज्यादातर स्टाफ जा चुका था। केवल कुछ लोग बचे थे, जिनमें विनय और वर्षा भी शामिल थे। वर्षा खिड़की के पास जाकर बारिश को देखने लगी। वह बारिश की बूंदों को कांच पर गिरते हुए देख रही थी और मन ही मन गुनगुना रही थी। विनय ने दूर से देखा। वो खुद भी बारिश पसंद करता था, लेकिन कभी इस तरह रुककर उसे महसूस नहीं किया था। वर्षा ने अचानक पीछे मुड़कर कहा, सर, आपको बारिश अच्छी लगती है? विनय ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, अच्छी तो लगती है, लेकिन भीगना पसंद नहीं। वर्षा हंस पड़ी, तो आप भी वही है, जो जिंदगी को दूर से पसंद करते हैं, लेकिन जीने की हिम्मत नहीं जुटाते। विनय उसके शब्दों में छिपे तंज को समझ गया, लेकिन उसे बुरा नहीं लगा, बल्कि पहली बार उसने महसूस किया कि कोई उसकी गंभीरता की परतों को पढ़ रहा है। बारिश थमी नहीं, तो वर्षा ने सोचा कि घर जाने का कोई फायदा नहीं। उसने कैफेटेरिया से 2 कॉफी मग लिए और एक विनय के डेस्क पर रख दिया। ये लीजिए, बारिश और कॉफी, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। विनय ने कप उठाया और धीमे से कहा, थैंक यू। वर्षा मुस्कुराई, थैंक यू नहीं, बस इतना कहिए कि आज का दिन थोड़ा अच्छा हो गया। विनय ने कप से एक घूंट लिया और चुपचाप खिड़की की ओर देखने लगा, पर उसके दिल में कहीं कुछ हल्का सा बदल रहा था। उस दिन के बाद से दोनों के बीच का रिश्ता बदलने लगा। कभी लंच ब्रेक में दोनों साथ बैठ जाते, कभी किसी प्रोजेक्ट पर देर रात तक काम करते हुए अचानक हंसी ठिठोली में समय निकल जाता। कभी वर्षा कोई शरारती बात कह देती और विनय अनचाहे ही मुस्कुरा देता। वर्षा अब विनय की आदत बनती जा रही थी और विनय, जो अब तक अपनी भावनाओं को बांधकर रखता था, धीरे धीरे खुलने लगा था। एक दिन वर्षा ऑफिस नहीं आई। पूरे दिन उसकी सीट खाली रही। विनय ने कई बार उधर नजर डाली। शाम तक उसका मन बेचैन हो गया। आखिरकार उसने एचआर से पता किया और जाना कि वर्षा थोड़ी बीमार है, इसलिए छुट्टी ली है। उस रात विनय अपने कमरे में देर तक करवटें बदलता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों वर्षा की गैरहाजिरी इतनी खल रही थी। सुबह उसने खुद को रोक न पाया
और वर्षा को मैसेज किया, कैसी हैं आप? अगर कुछ जरूरत हो तो बताइए। थोड़ी देर बाद जवाब आया, अब ठीक हूँ। थैंक यू सर। ये ख्याल शायद मेरे पापा भी न रखते। विनय देर तक उस मैसेज को देखता रहा। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन दिल में कहीं गहराई से एक नया एहसास जन्म ले चुका था। अगले दिन वर्षा दफ्तर आई। हल्का सा बुखार अभी भी था, लेकिन चेहरे पर वही ताजगी। उसने आते ही विनय को देखा और मुस्कुराकर बोली, तो सर, आप मेरी इतनी चिंता करते हैं? मुझे तो लगा आप सिर्फ काम की परवाह करते हैं। विनय ने उसकी आंखों में झांकते हुए धीरे से कहा, शायद। अब सिर्फ काम की नहीं। वर्षा चौंकी, पर तुरंत संभल गई। अच्छा, तो अब आप भी बदल रहे हैं? मुझे लगा था आपकी मुस्कान बहुत महंगी है। विनय हल्का सा हंस पड़ा, और यही हंसी उनके बीच की दूरी को और भी कम कर गई। शुक्रवार का दिन था। पूरी टीम को किसी क्लाइंट प्रेजेंटेशन के बाद शाम को थोड़ी राहत मिली थी। सबने सोचा कि ऑफिस टाइम के बाद कहीं बाहर डिनर किया जाए। कंपनी के गेट से बाहर आते हुए सभी एक छोटे रेस्टोरेंट की ओर बढ़े। भीड़ में वर्षा और विनय एक दूसरे के साथ चलने लगे। वर्षा ने हल्के से मजाकिया लहजे में कहा, सर, ये ऑफिस के बाहर आप इतने चुप क्यों हो जाते हैं? यहाँ तो डेडलाइन भी नहीं है। मुस्कान की एंट्री फ्री है। विनय ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, मैं भी सोच रहा था कि आप दफ्तर से बाहर भी इतनी ही बातें करती है या नहीं। वर्षा हंस पड़ी, मैं तो हर जगह ऐसी ही हूँ। लेकिन आप? क्या दफ्तर की टेबल के साथ आपकी गंभीरता भी वही छोड़ नहीं सकते? विनय ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी ओर देखते हुए कदम मिलाता रहा। रेस्टोरेंट में सभी ने एक बड़ा गोल टेबल ज्वाइन किया। हंसी मजाक, बातचीत और खाने के बीच माहौल हल्का फुल्का था। वर्षा हमेशा की तरह सबका ध्यान खींच रही थी। उसकी बातें, उसका अंदाज सबको हंसा रहा था, लेकिन बीच बीच में उसकी नजरें विनय पर टिक जाती। और विनय, जो आमतौर पर किसी पार्टी में चुप रहता था, आज थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा था। जब खाना परोसा गया तो वर्षा ने विनय की प्लेट में एक नान रखते हुए कहा, सर, आप हमेशा दूसरों को टोकते रहते हैं। आज मेरी बारी है। पूरा खाना खाइए, काम की तरह आधा अधूरा मत छोड़िए। सब हंस पड़े और विनय भी मुस्कुराया। डिनर के बाद जब सब बाहर निकले तो फिर से हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। सब अपने अपने रास्ते जाने लगे। वर्षा के पास छाता नहीं था। उसने हल्के अंदाज में कहा, लगता है आज तो भीगना ही पड़ेगा। विनय ने बिना कुछ कहे अपना छाता उसकी ओर बढ़ा दिया। आ जाइए, रास्ता एक ही है। वर्षा चुपचाप छाते के नीचे आ गई। दोनों कंधे हल्के से छू रहे थे। बारिश की ठंडी बूंदें, सड़क पर पड़ती रोशनी और छाते के नीचे की नजदीकियां, ये सब दोनों के लिए नया था। वर्षा ने धीमे से कहा, देखा सर, कभी कभी भीगना भी अच्छा होता है। विनय ने उसकी आंखों में झांकते हुए जवाब दिया, शायद, अगर साथ सही हो तो। वर्षा ने नजरें झुका ली। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। कुछ दिनों बाद कंपनी में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था। वर्षा को इसमें एक प्रेजेंटेशन देना था, लेकिन वह तकनीकी सेटअप में अटक गई। वह परेशान होकर बोली, हे भगवान, ये लैपटॉप तो मेरा साथ ही नहीं दे रहा। स्लाइड्स बार बार अटक रही हैं। विनय उसके पास आया और बिना कुछ बोले उसकी मदद करने लगा। कुछ ही मिनटों में सब ठीक हो गया। वर्षा ने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए बोली, आप तो सुपर हीरो निकले सर। बस केप की कमी है। विनय ने पहली बार मजाक किया। केप तो आप ले आइए, मैं सुपर हीरो बनने को तैयार हूँ। दोनों हंस पड़े, लेकिन भीतर भीतर उनका रिश्ता एक नए मोड़ की ओर बढ़ रहा था। धीरे धीरे विनय को एहसास होने लगा कि वह वर्षा की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने लगा है। अगर वो देर तक काम करती तो चुपचाप उसके लिए कॉफी मंगवा देता। अगर वह किसी रिपोर्ट को लेकर परेशान होती तो खुद मदद कर देता। और अगर वो ऑफिस नहीं आती तो बेचैनी से दिन भर उसकी सीट को खाली देखता रहता। उधर वर्षा भी अब विनय के बिना अपने दिन की कल्पना नहीं कर पाती थी।
उसकी गंभीरता अब उसे खटकती नहीं थी, बल्कि भरोसा दिलाती थी। एक शाम दोनों काम खत्म करके साथ बाहर निकले। ठंडी हवा चल रही थी। वर्षा ने अचानक कहा, सर, अगर आपसे पूछूं कि आपको मेरी कौन सी आदत सबसे ज्यादा परेशान करती है, तो क्या कहेंगे? विनय ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी आदत कि आप हमेशा सवाल पूछती है। वर्षा खिलखिलाकर हंसी। और कौन सी आदत अच्छी लगती है? विनय थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीमे से बोला, आपकी हंसी, जो शायद मुझे अब हर दिन चाहिए। वर्षा चौंक गई। उसके होठों पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक। उसने पहली बार महसूस किया कि विनय के शब्दों में केवल मजाक नहीं, एक गहरी सच्चाई छिपी है। कंपनी का कामकाज बेहद व्यस्त था। प्रोजेक्ट की डेडलाइन पास थी और पूरी टीम देर रात तक ऑफिस में रुक रही थी। उसी दौरान वर्षा और विनय अक्सर एक साथ देर तक काम करते। एक शाम जब लगभग पूरा ऑफिस खाली हो चुका था, केवल वही दोनों बचे थे। खिड़की से बाहर शहर की रोशनी टिमटिमा रही थी और दफ्तर का सन्नाटा उनकी धड़कनों को और साफ सुनने लायक बना रहा था। वर्षा ने अचानक कुर्सी पीछे धकेल दी और बोली, बस, अब और काम नहीं। सर, अगर आप काम में इतने डूबे रहेंगे तो कभी जिंदगी जी ही नहीं पाएंगे। विनय ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, और जिंदगी जीना कैसे सीखा जाए? वर्षा ने पास रखी गिटार जैसी खिलौना प्रॉप उठाई, जो कंपनी के एक इवेंट में इस्तेमाल हुई थी, और नाटकीय अंदाज में बोली, जिंदगी जीने के लिए दिल चाहिए, और आपके पास तो अभी भी सिर्फ डेडलाइन है। दोनों हंस पड़े, लेकिन हंसी के बीच एक खामोशी भी आई। एक ऐसी खामोशी जिसमें दोनों की आंखें एक दूसरे को बहुत कुछ कह रही थी। वर्षा ने धीरे से कहा, आज बाहर चलें? ऑफिस से नहीं, जरा अपनी दुनिया से बाहर। विनय थोड़ी देर सोचता रहा, फिर हामी भर दी। दोनों कार से पास के एक झील किनारे पहुंच गए। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन झील पर चांद की परछाइयां पड़ रही थी। हवा ठंडी थी और वातावरण में एक अजीब सी नमी। वर्षा ने अपनी दुपट्टा कसकर पकड़ते हुए कहा, यहाँ कितना सुकून है, न कोई शोर, न कोई भागदौड़। विनय ने उसकी ओर देखते हुए कहा, हाँ, और नहीं कोई दिखावा, बस सब कुछ सच्चा। उनकी नजरें कुछ पल के लिए एक दूसरे में ठहर गईं। वह पल इतना गहरा था कि दोनों को लगा, अब अगर कुछ कहा नहीं गया तो शायद बहुत कुछ अधूरा रह जाएगा। हवा का झोंका आया और वर्षा के बाल उसके चेहरे पर बिखर गए। विनय ने अनजाने में हाथ बढ़ाकर उसके बाल पीछे कर दिए। वर्षा सिहर उठी, उसकी सांसें तेज हो गई। उसने धीमे से कहा, आप हमेशा इतने गंभीर क्यों रहते हैं? कभी खुद को खुलकर क्यों नहीं जीते? विनय ने उसकी आंखों में गहराई से झांका। शायद क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं खुल गया तो फिर खुद को रोक नहीं पाऊंगा। वर्षा का दिल धड़क उठा। उसने महसूस किया कि विनय की आवाज में एक अनकही तड़प छिपी है। उसने धीरे से कहा, तो फिर मत रोकिए। दोनों चुप हो गए, लेकिन उस चुप्पी में उनकी आत्माएं बातचीत कर रही थी। वर्षा ठंडी हवा से कांप उठी। विनय ने अपना ब्लेजर उतारकर उसके कंधों पर डाल दिया। वर्षा ने उसे महसूस करते हुए मुस्कुराकर कहा, आपको पता है, ये ब्लेजर सिर्फ कपड़ा नहीं, ये आपकी परवाह है जो मेरे चारों ओर लिपट गई है। विनय ने उसके हाथ को धीरे से थाम लिया। शायद अब मैं आपकी परवाह करने से खुद को रोक नहीं सकता। वर्षा ने नजरें झुका ली, लेकिन उसके गालों पर हल्की लाली फैल गई थी। झील किनारे बैठते हुए वर्षा ने कहा, सर, आपको लगता है कि हमारी ये नोकझोंक, ये दोस्ती, ये सब बस यूं ही है, या इसमें कुछ और भी है? विनय ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, अगर मैं सच कहूं तो अब ये सिर्फ दोस्ती नहीं रही। तुम्हारी हंसी मेरी आदत बन चुकी है, तुम्हारी बातें मेरी जिंदगी का हिस्सा, और तुम्हारे बिना मैं खुद को अधूरा महसूस करता हूं। वर्षा की आंखें नम हो गईं। उसने पहली बार इतनी साफगोई सुनी थी। वह धीमे से बोली, तो सुन लीजिए, मुझे भी अब आपकी गंभीरता अच्छी लगने लगी है, क्योंकि उसके पीछे एक ऐसा दिल छिपा है
जो बेहद सच्चा है। दोनों की उंगलियां आपस में और कस गईं। उस रात चांदनी में उनके दिलों ने पहली बार अपनी खामोशियां जुबान दी थी। वर्षा और विनय के बीच अब सबको बदलाव नजर आने लगा था। पहले जहां उनकी नोकझोंक मनोरंजन लगती थी, अब उसमें एक अनजाना अपनापन झलकने लगा था। विनय अब वर्षा को टोकते समय भी हल्के से मुस्कुरा देता और वर्षा हर बात में उसकी राय जानना चाहती। टीम के लोग मजाक भी उड़ाने लगे थे। विनय सर, लगता है अब आपकी मुस्कान का राज हमें समझ आ गया है। विनय सिर्फ हल्के से मुस्कुराकर रह जाता, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता था कि ये सच है। एक दिन दोनों मीटिंग रूम में किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। फाइलों के ढेर के बीच अचानक वर्षा का हाथ कागजों पर फिसलकर विनय के हाथ से टकरा गया। पल भर को दोनों चुप हो गए। विनय ने धीरे से हाथ हटाना चाहा, लेकिन वर्षा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कभी कभी काम करते करते भी जिंदगी छू जाती है ना? विनय ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में शरारत के साथ गहराई भी थी। हाँ, और कभी कभी उस छुअन से काम भूल जाता है। वर्षा की सांसें हल्की सी तेज हो गईं। ये एक साधारण स्पर्श था, लेकिन उसमें इतना अपनापन और आकर्षण छिपा था कि दोनों का दिल धड़क उठा। वर्षा को किताबें बहुत पसंद थी। एक बार उसने बातचीत में कैजुअली कहा था, काश ऑफिस लाइब्रेरी में भी कुछ नॉवेल्स होते, मैं काम के बाद पढ़ पाती। कुछ दिन बाद उसके डेस्क पर एक खूबसूरती से लिपटा हुआ पैकेट पड़ा था। खोलकर देखा तो उसकी पसंदीदा लेखक की किताब थी और अंदर एक छोटा सा नोट, काम से अलग भी जिंदगी है, इसे मत भूलिएगा। वर्षा की आंखें चमक उठीं। उसने किताब को सीने से लगा लिया और मन ही मन सोचा, विनय सर, आप जितना कम बोलते हैं उतना ही गहराई से महसूस करते हैं। एक शनिवार को वर्षा ने विनय को फोन किया, सर आज तो छुट्टी है, कहीं चलें? बस यूं ही, बिना किसी एजेंडा के। विनय पहले हिचकिचाया, लेकिन फिर मान गया। दोनों एक आर्ट गैलरी घूमने गए। वर्षा हर पेंटिंग को बड़े ध्यान से देख रही थी, जबकि विनय सिर्फ उसे देख रहा था। वर्षा ने अचानक महसूस किया और मुस्कुराकर कहा, आप पेंटिंग्स नहीं देख रहे, मुझे देख रहे हैं ना? विनय ने बिना झिझक जवाब दिया, हाँ, क्योंकि मेरी सबसे खूबसूरत पेंटिंग आप ही है। वर्षा शर्मा गई। उसकी पलकों पर हल्की सी नमी उतर आई। ये पहली बार था जब विनय ने इतनी साफ गोई से अपनी भावनाएं जाहिर की थी। शाम को गैलरी से निकलकर दोनों पास की झील के किनारे बैठ गए। ठंडी हवा चल रही थी। वर्षा ने धीरे से कहा, कभी सोचा था कि हमारी वो नोकझोंक हमें यहाँ तक ले आएगी? विनय ने उसकी उंगलियां थामते हुए जवाब दिया, नहीं, लेकिन शायद दिल ने हमेशा यही चाहा था। दोनों चुप हो गए। बस हवा का संगीत था और दिलों की धड़कनें। फिर विनय ने उसकी ओर झुककर फुसफुसाया, वर्षा, मैं ये मान चुका हूँ कि मेरे दिन अब तुम्हारे बिना पूरे नहीं होते। तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत आदत बन चुकी हो। वर्षा की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने धीरे से कहा, और आप मेरी सबसे गहरी जरूरत। दोनों ने एक दूसरे को थाम लिया। उस पल में न कोई दफ्तर था, न कोई डेडलाइन, बस दो दिल थे जिन्होंने अपने रिश्ते को अब नाम दे दिया था। अब दफ्तर में सबको साफ दिखने लगा था कि विनय और वर्षा के बीच कुछ बदल चुका है। पहले विनय हमेशा आदेश देने वाले अंदाज में बात करता था, अब उसकी आवाज में नरमी रहती। और वर्षा, जो हमेशा मजाक उड़ाती थी, अब कभी कभी उसकी आंखों में बिना कुछ कहे जवाब ढूंढने लगी थी। टीम के लोग अक्सर चुपके चुपके मुस्कुराते, लगता है हमारे सर को भी कोई मिला है। वर्षा जी ने तो मानो जादू कर दिया। वर्षा सुनकर शर्मा जाती, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल धड़कता रहता। एक दिन विनय मीटिंग में अचानक चुप और थका हुआ लग रहा था। वर्षा ने नोटिस किया कि उसका चेहरा पीला पड़ रहा है। मीटिंग खत्म होते ही वो उसके केबिन में पहुंच गई। सर, आप ठीक तो हैं? चेहरा क्यों ऐसा लग रहा है? विनय ने हल्की हंसी के साथ कहा, कुछ नहीं, बस हल्का बुखार है।
वर्षा झट से उसकी डेस्क के पास आ गई और बोली, तो आप ऐसे ही काम पर क्यों बैठे हैं? चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं। विनय ने हिचकिचाते हुए कहा, इतना सीरियस नहीं है। लेकिन वर्षा ने उसका हाथ पकड़ लिया और दृढ़ आवाज में कहा, अब आप मेरे सामने बहाने नहीं बना सकते। चलिए। उस दिन वह उसे डॉक्टर के पास ले गई, दवा दिलाई और घर तक छोड़ आई। जाते जाते उसने मजाक किया लेकिन बेहद प्यारे लहजे में कहा, अब से आप मेरी स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑफिस की डेडलाइन बाद में, आपकी सेहत पहले। विनय उस रात बिस्तर पर लेटे लेटे यही सोचता रहा, क्या सचमुच अब मेरी जिंदगी उसकी जिम्मेदारी बन चुकी है, या मैं खुद उसे अपनी धड़कनों की जिम्मेदारी दे चुका हूँ। कंपनी की एक छोटी पार्टी में सब साथ थे। गाने चल रहे थे, लोग नाच रहे थे। वर्षा अपने दोस्तों के साथ हंसती खिलखिलाती घूम रही थी, लेकिन उसकी नजर बार बार विनय को ढूंढ लेती। अचानक डीजे ने स्लो सॉन्ग लगाया और लोग जोड़े में डांस करने लगे। वर्षा अपने दोस्तों से अलग हुई और सीधी विनय के पास आई। सर, चलिए ना, बस 2 मिनट। इतनी भी क्या शर्म? विनय हिचकिचाया, लेकिन वर्षा ने उसका हाथ पकड़ लिया और डांस फ्लोर पर खींच लाई। धीमी धुनों पर दोनों झूमने लगे। शुरुआत में विनय थोड़ा असहज था, लेकिन जब वर्षा ने हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर उसकी ओर देखा, तो सब झिझकें टूट गईं। वह पल ऐसा था मानो सारी दुनिया धुंधली पड़ गई हो और सिर्फ वही दोनों चमक रहे हों। दोस्तों की तालियों और हंसी के बीच भी उनकी आंखों में एक चुपचाप इकरार था, अब हम सिर्फ सहकर्मी नहीं रहे। पार्टी के बाद जब सब जा चुके, विनय और वर्षा थोड़ी देर वहीं रुक गए। बाहर रात गहरी थी और हल्की हवा बह रही थी। वर्षा ने धीरे से कहा, आपको पता है, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? विनय ने पूछा। क्योंकि आज पहली बार सबके सामने मैंने आपको अपने जैसा महसूस कराया। अब छुपाने की जरूरत नहीं लगी। विनय ने उसके चेहरे की ओर देखते हुए कहा, मुझे लगता है अब छुपाना नामुमकिन हो गया है। वर्षा मुस्कुराई, फिर धीरे से उसके करीब आ गई। उनकी उंगलियां आपस में उलझ गईं। विनय ने झिझकते हुए उसका हाथ अपने सीने पर रखा। सुन सकती हो? ये धड़कन अब सिर्फ तुम्हारे लिए है। वर्षा की आंखें भर आईं। उसने हल्की आवाज में कहा, और ये आंसू अब सिर्फ आपकी परवाह के हैं। उस रात दोनों देर तक चुपचाप बैठे रहे। न कोई वादा, न कोई बड़ी घोषणा, लेकिन उनका रिश्ता अब एक नए आयाम पर पहुंच चुका था। अगले दिन से ऑफिस में दोनों के बीच सबको फर्क महसूस हुआ। जब वर्षा हंसती तो विनय सबसे पहले मुस्कुराता। जब विनय गुस्से में होता तो सिर्फ वर्षा उसे शांत कर पाती। और जब दोनों साथ होते तो आसपास का माहौल जैसे रंगीन हो उठता। अब उनका रिश्ता सिर्फ अनकही खामोशियों तक नहीं रहा था, बल्कि ये सबके सामने उनकी आंखों, मुस्कानों और परवाह में झलकने लगा था। कंपनी का एक छोटा सा प्रोजेक्ट था, जिसके लिए किसी को पास के हिल स्टेशन जाकर रिसर्च करनी थी। टीम में कई लोग तैयार थे, लेकिन अंत में नाम सिर्फ 2 निकले, विनय और वर्षा। शुरू में दोनों ने औपचारिक रूप से इसे ऑफिशियल ट्रिप माना, लेकिन मन ही मन दोनों जानते थे कि ये उनके लिए एक सुनहरा मौका है। पहली बार साथ, बिना ऑफिस की भीड़-भाड़ के। सुबह सुबह दोनों ट्रेन में चढ़े। खिड़की के पास बैठी वर्षा बाहर झांक रही थी। बाल हवा में उड़ रहे थे। विनय चुपचाप उसे देख रहा था। क्या देख रहे हैं सर? वर्षा ने मुस्कुराकर पूछा। बस यही कि जब जिंदगी इतनी खूबसूरत सामने हो तो बाहर देखने की जरूरत नहीं लगती। वर्षा ने शर्माकर नजरें झुका ली। उसकी मुस्कान में ऐसा जादू था कि पूरा सफर मानो रोशनी से भर गया। हिल स्टेशन पहुंचते ही हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। वर्षा ने छाता खोला, लेकिन अचानक हवा के झोंके से वो उड़ गया। दोनों भीगते हुए हंसने लगे। आप तो बच्चों की तरह हंस रहे हैं, वर्षा ने चुटकी ली। क्योंकि आज पहली बार कोई मेरे साथ ऐसे भीग रहा है, विनय ने जवाब दिया। बारिश में दोनों की आंखें मिलीं। चारों ओर धुंध, ठंडी हवा और उनके बीच एक अनकहा खिंचाव। वर्षा ने धीरे से कहा, काश ये पल यही रुक जाए।
विनय ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अगर तुम्हारे साथ हो तो हर पल को हमेशा बना दूं। शाम को होटल पहुंचे तो पता चला कि बुकिंग में गलती हो गई है। सिर्फ एक ही कमरा उपलब्ध था। वर्षा ने पहले हल्का सा विरोध किया। एक ही कमरा? ये तो। विनय ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत कीजिए, मैं सोफे पर सो जाऊंगा, आपको तकलीफ नहीं होने दूंगा। लेकिन भीतर ही भीतर दोनों के दिलों की धड़कनें कुछ और कह रही थी। रात को बिजली चली गई। कमरे में सिर्फ खिड़की से आती चांदनी थी। वर्षा खिड़की के पास खड़ी थी। बालों से पानी की नमी अब भी टपक रही थी। विनय उसके पास आया और धीरे से बोला, वर्षा, ये चांद भी तुम्हारे सामने फीका लगता है। वर्षा की आंखें भर आईं। उसने कहा, आपके बिना ये चांद, ये रोशनी, सब अधूरी है। वह उसकी ओर झुक गई। उनके बीच की दूरी कुछ पलों में मिट गई। सिर्फ चांद, हवा और उनकी सांसों की सरगम रह गई। उस रात दोनों ने किसी वादे, किसी डर या किसी झिझक की जगह सिर्फ अपने दिलों की आवाज सुनी। विनय ने पहली बार अपने सीने से वर्षा को लगाकर महसूस किया कि वह उसकी जिंदगी का सबसे सच्चा हिस्सा है, और वर्षा ने महसूस किया कि इस बाहों की पनाह से सुरक्षित दुनिया कहीं और नहीं मिल सकती। उनका रिश्ता अब सिर्फ परवाह या दोस्ती तक सीमित नहीं रहा था। ये गहराई, नजदीकी और आत्मीयता के नए आयाम में प्रवेश कर चुका था। सूरज की पहली किरण खिड़की से भीतर आई। वर्षा ने नींद में ही विनय का हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे कह रही हो, अब कभी मत छोड़ना। विनय ने उसके माथे पर हल्की सी चुंबन दी और फुसफुसाया, अब मेरी सुबहें और रातें सिर्फ तुम्हारे नाम हैं। हिल स्टेशन से लौटने के बाद ऑफिस में दोनों के बीच की नजदीकियां साफ झलकने लगी। पहले जहां वे हल्के फुल्के मजाक तक सीमित थे, अब उनकी नजरें कई बार कुछ ज्यादा कह देती। जब वर्षा मीटिंग में बोलती तो विनय चुपचाप उसकी तरफ देखता रहता, और जब विनय गुस्से में कुछ कहता तो सिर्फ वर्षा एक मुस्कान से उसका मूड बदल देती। सहकर्मियों में फुसफुसाहट बढ़ने लगी। लगता है कुछ तो चल रहा है। दोनों की आंखें सब बयां कर देती है। वर्षा शर्माती, लेकिन अंदर ही अंदर खुश रहती। विनय के लिए ये सब नया था, मगर उसके चेहरे की गंभीरता के पीछे एक चमक छिप नहीं पाती थी। एक दिन काम के बाद विनय ने वर्षा से कहा, क्या आज मेरे साथ डिनर करोगी? बस ऑफिस के बाहर तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ। वर्षा ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। रेस्तरां की हल्की रोशनी, धीमा संगीत और उनकी बातें, मानो समय वहीं ठहर गया। वर्षा ने हंसते हुए कहा, आप जानते हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे बॉस इतने अच्छे डिनर पार्टनर होंगे। विनय ने गंभीर होकर कहा, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में कोई आएगा जो मुझे सिर्फ बॉस से इंसान बना देगा। वर्षा की आंखें नम हो गईं। उसने पहली बार बिना हिचकिचाए उसका हाथ थाम लिया। लेकिन हर रिश्ते की तरह इनके बीच भी परख का वक्त आया। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दोनों को एक साथ देखा और ये बात ऊपर तक पहुंच गई। अगले दिन विनय को बुलाकर कहा गया, ऑफिस में इस तरह के रिश्ते ठीक नहीं माने जाते, आपको सावधान रहना होगा। विनय का चेहरा उतर गया। वो पूरे दिन चुप रहा। वर्षा ने नोटिस किया और शाम को उसके पास गई। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? विनय ने गहरी सांस लेकर कहा, लोग हमारी नजदीकियों पर बातें बना रहे हैं और मुझे डर है कि कहीं तुम्हें तकलीफ न हो। वर्षा ने उसका हाथ पकड़ लिया और दृढ़ स्वर में बोली, अगर ये रिश्ता सच्चा है तो हमें किसी बात से डरने की जरूरत नहीं। दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है और ये भरोसा ही मेरा साहस है। विनय उसकी आंखों में झांकते रहे। वह पल मानो उनके रिश्ते की ताकत को और गहरा कर गया। उस रात विनय वर्षा को छोड़ने उसके घर तक गया। रास्ता सुनसान था, हवा ठंडी। दोनों चुपचाप चल रहे थे, लेकिन उनकी उंगलियां एक दूसरे को तलाश रही थी। घर के बाहर पहुंचकर वर्षा ने धीरे से कहा, धन्यवाद, सिर्फ छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हर बार मेरी जिंदगी में ठहरने के लिए। विनय उसके बेहद करीब आ गया। उनकी सांसें मिल रही थीं। धीरे से उसने कहा,
वर्षा, अब मुझे लगता है कि तुम्हारे बिना जीना नामुमकिन है। वर्षा ने आंखें बंद कर लीं। उनके बीच की दूरी मिट गई। वह चुपचाप उसकी बाहों में समा गई, जैसे ये दुनिया का सबसे सुरक्षित ठिकाना हो। उस पल में न, अब जब उनका रिश्ता इतना मजबूत हो चुका था, तो अगला कदम स्वाभाविक था, परिवारों से मिलवाना। वर्षा ने विनय से कहा, अगर हम सचमुच एक दूसरे के हैं तो हमें अपने घर वालों से भी ये रिश्ता साझा करना चाहिए। विनय थोड़ा चिंतित हुआ, लेकिन वर्षा की आंखों में आत्मविश्वास देखकर हामी भर दी। दोनों जानते थे कि ये सफर आसान नहीं होगा, पर उनका साथ ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। वर्षा ने तय किया कि सबसे पहले वह विनय को अपने घर वालों से मिलवाएगी। उस शाम उसने विनय को अपने घर बुलाया। छोटा सा मगर स्नेह से भरा हुआ घर। दीवारों पर तस्वीरें, कोनों में पौधे और रसोई से आती खाने की खुशबू। वर्षा की मां ने गर्मजोशी से स्वागत किया। आइए बेटा, वर्षा तो आपके बारे में बहुत बताती है, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। विनय थोड़ा संकोच में था, पर वर्षा ने उसकी ओर देखकर आंखों ही आंखों में उसे आश्वस्त किया। रात का खाना बेहद आत्मीयता से बीता। मां को विनय का शांत और सधा हुआ व्यवहार बहुत पसंद आया। खाने के बाद वर्षा की मां ने कहा, अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं, बस तुम्हारी खुशी हमारे लिए सबसे जरूरी है। वर्षा की आंखें खुशी से भर आईं। उसने तुरंत विनय का हाथ दबाया। उस रात विनय जब वर्षा को कमरे तक छोड़ने आया तो उसके चेहरे पर वही मासूम मुस्कान थी जो पहली बार ऑफिस में देखी थी। वर्षा ने धीरे से कहा, आज बहुत सुकून मिला, लगता है कि हमारे रिश्ते को सचमुच मंजिल मिलने वाली है। विनय ने उसकी ओर झुककर कहा, मंजिल? मेरे लिए तो तुम ही मंजिल हो। वर्षा ने नजरें झुका ली, लेकिन उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। वह विनय की बाहों में आ गई। उस पल उनकी नजदीकियां पहले से कहीं गहरी थी। वर्षा ने पहली बार बिना झिझक अपना सिर विनय के सीने पर रख दिया। विनय ने उसकी सांसों की गर्माहट अपने चेहरे पर महसूस की। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उनकी धड़कनें एक दूसरे से संवाद कर रही थी। वर्षा ने धीमी आवाज में कहा, पता है विनय, जब मैं आपके पास होती हूँ तो लगता है जिंदगी यहीं थम जाए। विनय ने उसके गालों को थामते हुए फुसफुसाया, और मुझे लगता है कि तुम्हारी मुस्कान से ही मेरी सांसें चल रही हैं। उनकी आंखें मिली और होठों के बीच की दूरी मिट गई। वह एक ऐसा चुंबन था जिसमें लज्जा नहीं, बल्कि अपनापन और वचन था। समय जैसे थम गया। वर्षा ने महसूस किया कि उसकी सारी थकान, सारे डर, सब कुछ विनय की बाहों में घुल गया है। वह उसके करीब आते हुए बोली, अब मुझे किसी बात का डर नहीं है, बस इतना वादा कीजिए कि चाहे कैसी भी आंधी आए, आप साथ रहेंगे। विनय ने उसकी हथेलियां अपने हाथों में लेकर कहा, ये हाथ मैंने थाम लिया है, अब ये कभी नहीं छूटेगा। उस रात उनके बीच की नजदीकियां केवल शारीरिक नहीं थी, वह एक आत्मिक जुड़ाव था, जहां दो लोग पूरी तरह एक दूसरे में समा गए। सुबह जब सूर्य की किरणें कमरे में आईं, वर्षा ने आंखें खोली और विनय को अपने पास देखा। वह चुपचाप उसकी नींद भरे चेहरे को देख रही थी। इतनी देर तक क्या देख रही हो? विनय ने आंखें खोले बिना ही पूछ लिया। वर्षा खिलखिलाकर हंस दी। बस ये सोच रही थी कि क्या वाकई आप मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं, या मैं सपना देख रही हूँ। विनय ने मुस्कुराते हुए उसका माथा चूम लिया। अगर ये सपना है तो मैं कभी जागना नहीं चाहता। अब बारी थी विनय के परिवार से मिलने की। वर्षा बहुत घबराई हुई थी। विनय का परिवार परंपराओं में यकीन रखने वाला था। जब वे दोनों घर पहुंचे तो विनय के पिता ने थोड़ा सख्त लहजे में पूछा, ये रिश्ता इतना जल्दी, क्या ये सही फैसला है? विनय ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, पापा, अगर जिंदगी का सही फैसला ढूंढना हो तो बस दिल की सुननी चाहिए, और मेरा दिल कहता है कि वर्षा मेरी दुनिया है। वर्षा की आंखें भर आईं। उसने विनय की ओर देखा, जैसे कहना चाहती हो, धन्यवाद मेरे लिए दुनिया से लड़ने के लिए। विनय के पिता की शंका ने माहौल को भारी बना दिया।
वर्षा महसूस कर रही थी कि शायद उन्हें स्वीकार करना इतना आसान नहीं होगा। रात को घर लौटते समय उसने धीरे से कहा, विनय, अगर आपके परिवार को लगता है कि मैं उनके लिए सही नहीं हूं तो। उसकी आवाज टूट गई। विनय ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। बस, ऐसी बात कभी मत कहना। तुम मेरे जीवन का हिस्सा हो और कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। उसकी बात सुनकर वर्षा की आंखों में आंसू भर आए। वह उसकी छाती से लग गई, जैसे कहना चाह रही हो, तुम्हारी बाहों में ही मेरी पूरी दुनिया है। अगले कुछ दिनों तक विनय के घर में तनाव बना रहा। कभी पिता की चुप्पी, कभी रिश्तेदारों के सवाल। विनय बाहर से मजबूत दिखता, पर भीतर से वह भी बेचैन था। वर्षा भी इन दिनों अकेली रातों में करवटें बदलती रहती। फोन पर दोनों देर रात तक बातें करते और कभी कभी बस एक दूसरे की सांसें सुनकर ही सुकून पा जाते। एक रात वर्षा ने कहा, विनय, मैं आपके साथ रहूं तो हर मुश्किल आसान लगेगी। बस जल्दी से वह दिन आए जब हम बिना डर के साथ हों। विनय ने जवाब दिया, वह दिन जरूर आएगा वर्षा, और उस दिन मैं तुम्हें दुनिया के सामने अपना कहकर गर्व करूंगा। तनाव के बीच एक शाम विनय ने वर्षा को अपने अपार्टमेंट पर बुलाया। उसने दरवाजा खोला तो देखा विनय ने मोमबत्तियां जलाई हुई है, हल्का संगीत बज रहा है और टेबल पर उसका पसंदीदा खाना रखा है। वर्षा चकित होकर बोली, ये सब किस लिए? विनय मुस्कुराया, तुम्हारे लिए। मैं नहीं चाहता कि परिवार की चिंताओं के बीच हमारे प्यार की रोशनी मंद पड़े। आज हम सिर्फ अपने लिए हैं। वर्षा की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, आपसे ज्यादा मुझे कोई नहीं समझ सकता। वह पल बेहद आत्मीय हो उठा। दोनों ने खाना साथ खाया, हंसी मजाक किया और फिर धीरे धीरे उनके बीच की खामोशी और भी गहरी हो गई। वर्षा विनय के करीब आ गई। उसने कहा, मुझे लगता है कि आपकी बाहों में ही मैं पूरी हो जाती हूँ। विनय ने उसे थाम लिया। उनकी सांसें एक दूसरे से मिल रही थी। आंखों में प्रेम की लहरें थीं। धीरे धीरे वे एक दूसरे में खो गए। वह रात सिर्फ प्रेम की नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पण की रात थी। अब उनके बीच कोई संकोच नहीं बचा था, सिर्फ भरोसा, अपनापन और गहरा जुड़ाव। सुबह वर्षा खिड़की से आती धूप में विनय को देख रही थी। वह उसके पास आई और बोली, अब चाहे जो हो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। विनय ने उसका माथा चूमकर कहा, और तुम मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत सच हो। अब हम दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। दोनों की आंखों में वही चमक थी, एक नई शुरुआत की, जहां प्यार हर रुकावट को पार कर सके। अब जब उनका रिश्ता खुलकर सामने आ चुका था, तो बातें भी बढ़ने लगीं। कुछ रिश्तेदार कहते, प्यार करना गलत नहीं, पर ऑफिस का रिश्ता संभल कर रखना चाहिए। दूसरे ताना मारते, इतना जल्दी जल्दी सब तय करना ठीक नहीं है। वर्षा को ये बातें बहुत चुभतीं। वो घर लौटकर अकेली देर तक सोचती रहती। रात को अक्सर उसकी आंखें भीग जातीं। एक शाम वह छत पर बैठी थी। ठंडी हवा चल रही थी। उसके मन में सवाल उठ रहे थे, क्या मैं सचमुच विनय के लिए बोझ बन रही हूं? इतने में पीछे से एक हाथ उसके कंधे पर आया। वह पलटकर देखती है, विनय। उसने धीरे से उसके आंसू पोंछे और कहा, वर्षा, अगर दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी है, तो हम दोनों पूरी दुनिया के खिलाफ खड़े होंगे। तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। वर्षा ने फूटकर उसे गले लगा लिया। उस पल उसके आंसू जैसे पिघलकर विनय के सीने में समा गए हों। वह महसूस कर रही थी कि ये बाहें ही उसकी सबसे सुरक्षित जगह है। उस रात विनय ने वर्षा को अपने घर पर रोके रखा। मोमबत्ती की रोशनी, हल्का संगीत और खिड़की से आती ठंडी हवा। दोनों एक सोफे पर बैठे थे। वर्षा ने उसके कंधे पर सिर रखकर धीरे से कहा, अगर आप साथ हैं तो मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं। विनय ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में झांककर बोला, तुम सिर्फ मेरी साथी नहीं, मेरी सांस हो। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। उनके बीच की खामोशी अब शब्दों से कहीं ज्यादा गहरी थी। वर्षा ने उसकी उंगलियां थाम ली।
धीरे धीरे उनकी सांसें करीब आने लगीं और उस रात वे एक दूसरे की आत्मा तक पहुंच गए। वह रात सिर्फ मिलन नहीं थी, बल्कि ये इकरार था कि अब वे सचमुच एक दूसरे के हो चुके हैं पूरी तरह। सुबह जब सूरज की किरणें कमरे में फैलीं, वर्षा खिड़की पर खड़ी थी। वह पीछे मुड़ी और विनय को देखा। उसकी आंखों में अब डर की जगह एक नई चमक थी। वह बोली, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। चाहे कितनी भी बातें हों, मैं हमेशा आपके साथ खड़ी रहूंगी। विनय उसके पास आया, उसका माथा चूमा और बोला, और मैं तुम्हें हर हाल में अपनी दुनिया बना दूंगा। उस दिन दोनों ने ठान लिया कि अब समाज के सामने छुपकर नहीं, बल्कि खुलकर अपने रिश्ते को स्वीकार करेंगे। परिवार के सामने उन्होंने साफ कहा, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और जिंदगी भर साथ रहना चाहते हैं। कुछ चेहरे नाराज हुए, कुछ ने भौहें चढ़ाई, पर उनकी आंखों में सच्चाई और दृढ़ता देखकर धीरे धीरे माहौल नरम होने लगा। इस तनाव के बाद उन्होंने अपने लिए एक छोटी सी छुट्टी का प्लान बनाया। पहाड़ों की वादियों में वे दोनों खुलकर मुस्कुराए, हंसे और फिर से अपने रिश्ते की मिठास जी। झील किनारे बैठकर वर्षा ने कहा, यहाँ तुम्हारे साथ। लगता है कि जिंदगी की सारी थकान मिट गई है। विनय ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हारे साथ तो हर जगह मुझे जन्नत लगती है। शाम को होटल की खिड़की से बारिश हो रही थी। दोनों खिड़की के पास बैठे, कॉफी की चुस्कियां लेते हुए बारिश की ठंडक और अपने रिश्ते की गर्माहट महसूस कर रहे थे। धीरे धीरे वर्षा ने उसका हाथ थामा और विनय ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। वह पल इतना आत्मीय था कि बाहर बारिश हो रही थी और अंदर दो दिलों का मिलन हो रहा था। अब दोनों के बीच कोई संकोच बाकी नहीं था। वर्षा अक्सर कहती, मुझे लगता है जैसे मैं हमेशा से तुम्हारे लिए ही बनी थी। विनय मुस्कुराता और जवाब देता, नहीं वर्षा, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। उनके बीच अब हर स्पर्श, हर मुस्कान, हर नजर एक वादा बन चुका था। ये रिश्ता अब केवल आकर्षण नहीं, बल्कि आत्माओं का मिलन था। आखिरकार परिवार ने भी मान लिया, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, अगर ये रिश्ता इतना सच्चा है तो अगले महीने ही सगाई कर लो। वर्षा और विनय ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में चमक थी। आखिरकार हमारी मंजिल सामने है। वर्षा ने विनय के कान में धीरे से कहा, अब तो सचमुच कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। विनय ने उसकी उंगलियां दबाकर मुस्कुराते हुए कहा, अब हमारी कहानी हमेशा के लिए साथ लिखी जाएगी। वर्षा के घर में चहल पहल थी। रिश्तेदार आते जाते, सजावट होती, हर कोना खुशियों से भर गया था। वर्षा लाल गुलाबी जोड़े में जब तैयार होती तो हर किसी की नजर उसी पर टिक जाती। विनय अपने परिवार के साथ आया, सूट में सजे हुए, चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में सिर्फ वर्षा का प्यार। भीड़ में भी उसकी नजर सबसे पहले वर्षा को ढूंढ रही थी। जब उनकी नजरें मिली, वर्षा के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। उसने आंखों से ही पूछा, कैसे लग रही हूं? विनय ने आंखों से ही जवाब दिया, कमाल की। सगाई की रस्म शुरू हुई। जब विनय ने वर्षा की उंगली में अंगूठी पहनाई तो वह पल जैसे थम गया। वर्षा की पलकों पर झुकी लज्जा और विनय की आंखों की चमक, मानो दो आत्माओं का वचन बन गया हो। अंगूठी पहनाने के बाद सबने ताली बजाई, ढोलक बजे, पर उनके लिए उस पल दुनिया जैसे सिर्फ दो लोगों तक सिमट गई थी। रस्में पूरी होने के बाद शोरगुल में वर्षा चुपचाप एक कमरे में चली गई। वो आईने में खुद को देख रही थी। तभी पीछे से दरवाजा हल्के से बंद हुआ। विनय अंदर आया। तुम यहाँ? वर्षा चौंककर बोली। विनय मुस्कुराया। अंगूठी तो पहन ली है, अब थोड़ा हक भी तो जताना है। वह पास आया, उसके चेहरे से एक लट हटाई और बोला, आज तो तुम सचमुच रानी लग रही हो। वर्षा लजा गई, उसकी सांसें तेज हो गई। वह धीरे से बोली, लोग ढूंढेंगे। विनय ने उसके हाथ पकड़ते हुए कहा, ढूंढने दो, मैं अब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उनकी आंखें मिलीं और दोनों एक दूसरे के गले लग गए। ये गले लगना इतना गहरा था कि मानो सारी रस्में उसी आलिंगन में पूरी हो गई हों।
अब उनकी शादी में कुछ ही दिन बाकी थे। वर्षा और विनय रोज फोन पर घंटों बातें करते। कभी वह कहती, काश ये दिन जल्दी बीत जाए और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं। तो विनय जवाब देता, बस थोड़ा सब्र और फिर तुम्हारा हर पल सिर्फ मेरा होगा। उनकी बातें अब हंसी, शरारत और मासूमियत से आगे बढ़कर गहरे इकरार और चाहत में बदल रही थी। शादी से पहले की एक शाम विनय चुपके से वर्षा से मिलने उसके घर के पास आया। वर्षा बालकनी में खड़ी थी। वह नीचे से धीरे से बोला, राजकुमारी, क्या मिलने का मौका मिलेगा? वर्षा पहले तो घबराई, फिर मुस्कुराई और धीरे से नीचे आ गई। आंगन के अंधेरे कोने में दोनों खड़े थे। चांदनी उन पर गिर रही थी और उनके बीच की दूरी जैसे अपने आप मिट रही थी। विनय ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बस कुछ ही दिन और फिर तुम्हें छुपकर मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वर्षा ने आंखें झुकाकर धीरे से कहा, पर मुझे ये छुपकर मिलना भी कितना प्यारा लगता है। वह मुस्कुराए और उसके गालों पर हल्की सी चुम्मी दे दी। वर्षा लजा गई, मगर उसकी आंखों में वही चमक थी जो विनय के दिल की धड़कनों में थी। उस रात दोनों ने आंगन के कोने में बैठकर लंबी बातें की। वर्षा ने सिर विनय के कंधे पर रखा और बोली, मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे बिना जिंदगी कैसी होती। विनय ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, अब तुम्हें कभी ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज हो। चांदनी की रोशनी और रात की खामोशी में दोनों का यह पल इतना आत्मीय था कि मानो पूरी दुनिया वहीं ठहर गई हो। डोलन गाड़ों और बैंड की धुन पर बारात आगे बढ़ रही थी। विनय सहरा बांधे घोड़ी पर बैठा था। उसके दोस्त शोर मचा रहे थे, छोटे बच्चे नाच रहे थे और रिश्तेदार खुशी से झूम रहे थे। लेकिन विनय की आंखें भीड़ को नहीं देख रही थी। वह तो बस सोच रहा था, बस अब जल्दी से मेरी दुल्हन से मुलाकात हो जाए। उधर वर्षा अपनी सहेलियों के बीच बैठी थी। लाल लहंगे में, माथे पर सिंदूरी बिंदी और गहनों की झंकार। वह किसी राजकुमारी जैसी लग रही थी। उसकी सहेलियां चिढ़ा रही थीं, देखो देखो, तुम्हारा राजकुमार आ गया। अब तो शर्म से चेहरा और भी लाल हो गया है। वर्षा हंसते हंसते घबरा भी रही थी। दिल की धड़कनें जैसे हर पल तेज हो रही थी। जब विनय बारात लेकर आया और मंडप में पहुंचा तो दोनों की पहली झलक हुई। वर्षा ने घूंघट से झांका और उसकी नजरें जैसे सीधी विनय के दिल पर उतर गईं। विनय भी अपनी मुस्कान रोक नहीं पाया। वरमाला की रस्म आई। वर्षा ने संकोच से माला उठाई और जैसे ही उसने विनय के गले में डाली, भीड़ ने तालियां बजा दी। विनय ने भी माला पहनाते हुए उसके कान में फुसफुसाया, अब ये पल हमेशा याद रहेगा। वर्षा हल्का सा लजा गई। अगली रस्म, 7 फेरे। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और अग्नि के चारों ओर चलने लगे। हर फेरे के साथ उनके दिल में कोई नया वादा जुड़ता गया। पहला फेरा, साथ जीने मरने का वादा। दूसरा फेरा, हर सुख दुख में साथ खड़े रहने का भरोसा। तीसरा फेरा, विश्वास और निष्ठा का संकल्प। चौथा फेरा, एक दूसरे की इज्जत और सम्मान का प्रण। पांचवा फेरा, खुशियों और हंसी को बांटने का इकरार। छठा फेरा, हर जरूरत, हर कमी को समझने का वचन। सातवां फेरा, जीवन भर हाथ पकड़कर चलने का प्रण। जब 7वां फेरा पूरा हुआ तो दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उस नजर में जैसे ये कहा जा रहा था, अब हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए हैं। शादी की सारी रस्में पूरी हो चुकी थी। कमरा फूलों से सजाया गया था। दियों की हल्की रोशनी और गुलाब की खुशबू हर ओर फैली थी। वर्षा घूंघट में बैठी थी। हथेलियों पर सजे मेहंदी के लाल रंग और पैरों में पायल की छनक सब उसकी धड़कनों की तरह तेज हो रहे थे। दरवाजा धीरे से खुला। विनय अंदर आया। उसके चेहरे पर थकान भी थी, मगर आंखों में सिर्फ एक चमक, अपनी दुल्हन को देखने की खुशी। वो धीरे से पास आया और उसके सामने बैठ गया। उसने धीरे से घूंघट उठाया। वर्षा की आंखों में लाज थी, होठों पर हल्की सी मुस्कान।
विनय ने उसका हाथ थामा और धीरे से कहा, इतना लंबा इंतजार, और अब तुम मेरे सामने हो। यकीन नहीं होता कि ये सपना नहीं हकीकत है। वर्षा हल्की सी मुस्कुराई और धीमे स्वर में बोली, मैंने भी हर रात यही सपना देखा था कि तुम मेरे पास आओगे। विनय ने धीरे से उसके माथे को चूमा, फिर उसके गालों को सहलाते हुए बोला, तुम्हारे बिना मैं अधूरा था और आज पहली बार खुद को पूरा महसूस कर रहा हूँ। वर्षा ने झिझकते हुए उसका हाथ थामा और सिर उसके कंधे पर रख दिया। उसकी सांसें तेज थीं, मगर उस पल में वो पूरी तरह सुरक्षित और अपना महसूस कर रही थी। धीरे धीरे उनकी दूरी मिट गई। उनकी नजदीकियां, उनकी सांसें और उनके दिल की धड़कनें सब एक दूसरे में घुल गई। वह रात सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का भी मिलन थी। सुबह की पहली किरण खिड़की से आई। वर्षा विनय के सीने पर सिर रखे सो रही थी। विनय उसकी ओर देखता रहा, फिर उसके माथे को चूमते हुए फुसफुसाया, अब मेरी हर सुबह तुम्हारे साथ होगी। वर्षा ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, और मेरी हर रात तुम्हारे सीने पर सिर रखकर पूरी होगी।